नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका के पाठ रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे, जो कि एक एकांकी है जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। एकांकी अर्थात एक अंक में समाप्त होने वाली। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का वो प्रमुख हिस्सा होती है जो हमारे शरीर को सीधा रखने का कार्य करती है। और इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान का प्रतीक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं उमा के पिता रामस्वरूप जी, माता प्रेमा, नौकर रतन, वकील गोपाल प्रसाद जी और उनका बेटा शंकर। इस एकांकी में विवाह से पहले की एक रस्म जिसमें लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं का वर्णन किया गया है। इस रस्म में जब लड़के वाले लड़की के घर आते हैं तो वो उसके गुण, रूप, शिक्षा संबंधी प्रश्न पूछते हैं और अगर उन्हें लड़की पसंद आ जाती है तो रिश्ता पक्का हो जाता है। तो उमा को देखने भी लड़के वाले आने वाले हैं। उमा के पिता रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां करने में लगे हुए हैं। वे नौकर को चादर लाने का आदेश देते हैं कि जाओ अंदर जाकर चादर लेकर आओ। नौकर अंदर जाकर बिछाने की चादर के स्थान पर अपनी मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है कि मालिक ने धोती मंगाई है। इस पर मालकिन को प्रेमा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही बाहर आती है और आकर पूछती है कि आपने धोती क्यों मंगवाई है। रामस्वरूप जी कहते हैं कि उन्होंने तो धोती नहीं, दरी मंगवाई थी और चादर मंगवाई थी। वे नौकर को डांटते हुए उसे चादर लाने और साथ ही उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाने को कहते हैं। अब प्रेमा उन्हें बताती है कि तुम्हारी लाडली उमा बेटी तो नाराज होकर बैठी है। उमा के पिता कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता जैसे तैसे ढूंढा है और तुम जाकर उसे समझाओ कि क्यों नाराज है। बाहर आए और जब लड़के वाले आए तो उनके सामने अच्छा व्यवहार करे। माँ कहती है मैंने तो उन्हें बहुत बार समझाया पर वो नहीं समझ रही। साथ ही साथ वो इसका कारण उसकी पढ़ाई को बताती हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसे इतना पढ़ा लिखा कर बिगाड़ दिया है कि अब वो हमारी कोई बात नहीं मानती। इससे तो पहले का समय अच्छा था कि जहाँ लड़कियाँ अपने माता पिता की बात मानती थीं, क्योंकि तब लड़कियाँ बहुत कम पढ़ती लिखती थी। और वो ये भी शिकायत करती है साथ में कि उमा पाउडर क्रीम कुछ भी लगाने को तैयार नहीं है और मैंने उसे कितनी बार समझा दिया है कि लड़के वाले आ रहे हैं तो ज़रा अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन उसे तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है कि आजकल का तो ऐसा समय है कि बिना क्रीम पाउडर लगाए, बिना मेकअप किए हुए लड़की का जो रूप सौंदर्य है वो निखर कर ही नहीं आता, कि सभी को बाहरी रूप, बाहरी सुंदरता पसंद है और वो इन सब के खिलाफ है कि वो ऐसा करना ही नहीं चाहती। और इससे अच्छा होता कि हम उसे ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं, कि अगर हम उसे ज़्यादा नहीं पढ़ाते तो आज वो हमारी बातें मानती और जैसा हम कह रहे हैं वैसा चुपचाप करने लगती। और जब प्रेमा बोलते बोलते चुप नहीं होती, उनसे लगातार शिकायतें शिकवे उसके चलते रहते हैं, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम तो ग्रामोफोन हो, कि ग्रामोफोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है कि उसे इंसान बनाते हैं और दूसरा भगवान ने बनाकर भेजा है, और वो तुम भगवान का बनाया हुआ कि वही ग्रामोफोन हो जो एक बार अगर रिकॉर्ड पर चढ़ गया तो रुकने का नाम नहीं लेता, अर्थात तुम अगर एक बार बोलना शुरू करती हो तो चुप ही नहीं होती हो। इस प्रकार साथ साथ की मतलब इतनी परेशानियों के साथ साथ उनका हंसी मजाक भी चलता होता है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम उसे समझाओ, तुम माँ हो उसकी, उसे अच्छी तरह से समझा कर, और अगर वो चलो ठीक है क्रीम पाउडर नहीं भी लगा रही तो भी कोई बात नहीं, कि इन चीज़ों से तो उसे पता नहीं क्यों नफरत है, नहीं लगा रही कोई बात नहीं, लेकिन उसे ये समझाओ कि जब लड़के वाले आए तो उनके सामने अच्छे प्रकार से आए, कि कोई इस तरह का व्यवहार ना करे जिससे वो नाराज हो जाए। साथ ही साथ वो तत्कालीन समाज पर भी व्यंग कसते हैं कि आजकल का समय ऐसा है कि बिना क्रीम पाउडर लगाए लड़कियों की सुंदरता किसी को नज़र नहीं आती, कि आजकल तो ये जो क्रीम पाउडर की कंपनियां जो चल रही हैं, जो व्यापार इनका चल रहा है, वो इन लड़कियों की बदौलत ही है, कि इन्हीं की वजह से वो व्यापार चल रहा है। अगर ये क्रीम पाउडर लगाना बंद कर देंगी तो उनका व्यापार भी बंद हो जाएगा। लेकिन पता नहीं हमारी बेटी को ही इन सब चीज़ों से नफ़रत है, कि वो इन्हें पसंद नहीं करती, तो कोई बात नहीं, अब वो नहीं लगा रहे तो ना लगाए, लेकिन
बस मेहमानों के सामने अच्छे से व्यवहार करे। अब जब उमा की माँ बार बार उसकी पढ़ाई के बारे में कहती है कि भाई इतना नहीं पढ़ाते, कि बस एंट्रेंस ही पास करा देते, कि बस इंटर करवा देते, उसके बाद बीए नहीं करवाते तो ठीक रहता। ये सारी परेशानियां जो अब हमें उठानी पड़ रही हैं उसके लिए लड़का ढूंढने में, वो सब ना करनी पड़ती। तब वो नाराज होते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें ये सब बातें किसी के सामने नहीं बतानी कि हमारी लड़की ने बीए किया हुआ है। अगर इसका जिक्र कर दिया तो जो रिश्ता हमारे सामने आया है वो भी चला जाएगा। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि तुम जिस एंट्रेंस का नाम बार बार अपने मुंह पर ला रही हो, इतना ध्यान रखो कि अगर उन्होंने, जो लड़के वाले आ रहे हैं गोपाल प्रसाद जी, उन्होंने ये सुन लिया तो ये रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे तो वकील हैं, कि वो अच्छा खासा उनका काम है, वो वकील हैं, दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोग भी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। उनके ख्याल वही दकियानूसी हैं कि वो पुराने ख्यालों के हैं कि लड़कियों को वो हीन मानते हैं, और वो नहीं मानते कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। और सिर्फ बाप ही नहीं, उनका जो बेटा है जिससे कि हमारी बेटे के विवाह की बात चल रही है, वो भी बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन वो भी लड़की कम पढ़ी लिखी चाहता है। और ये सब कहते हुए वो उसे समझाते हैं कि उनके सामने ये जिक्र भी ना करें कि उनकी लड़की ने बीए किया हुआ है, और साथ ही साथ उमा को भी समझाकर लाने के लिए उसको कह देते हैं कि आप तुम उमा को भी ये बात बता देना और उसे समझाकर नीचे ले आना। उमा के माता पिता दोनों ही मेहमानों के आने की तैयारी में लग जाते हैं, उनके खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम करते हैं। सब चीज़ें वो बिल्कुल सही से लगा कर रख देते हैं कि मेहमान आए तो उन्हें अधिक इंतज़ार प्रतीक्षा करनी ना पड़े। लेकिन जब वो देखते हैं कि मक्खन नहीं है तो कहते हैं कि मक्खन रह गया है, मक्खन और मंगवा लेते हैं। वो अपने नौकर को मक्खन लाने के लिए बाहर भेजते हैं। अब यहाँ रामस्वरूप जी की आचरण में जो विरोधाभास है उसका भी लेखक जिक्र करते हैं कि वो वैसे तो प्रगतिशील विचारों के हैं, कि वो चाहते हैं लड़कियों को समाज में अच्छा स्थान मिले, उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वो अपनी बेटी को पढ़ाते भी हैं, उसे उच्च शिक्षा दिलवाते भी हैं, लेकिन जब वो उसके लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो वो समाज की इसी मानसिकता का शिकार होते हैं। वो अच्छा वर अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, जैसे हर माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा वर घर चाहता है, उसी तरह से वो भी अपनी बेटी उमा के लिए अच्छा घर वर चाहते हैं। लेकिन उनको अब जब उसके विवाह के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में लोग लड़के को तो चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर काबिल बने, लेकिन लड़कियों को नारी शिक्षा के प्रति उनके जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है। वो समझते हैं कि अगर लड़कियां अधिक पढ़ लिख गईं तो सर पर चढ़ जाएंगी, इसलिए हर उच्च घर वाला का यही चाहता है कि लड़कियां उसे कम पढ़ी लिखी चाहिए, कि उन्हें पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं आती। और इसी कारण से रामस्वरूप जी को भी अपने ही प्रगतिशील विचारों के होने के बावजूद भी, लड़की का पिता होने के कारण, इन दकियानूसी लोगों के सामने झुकना पड़ता है। इस बात को वो कहते भी हैं, क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता। इनके ख्यालों को लेकर, इनके विचारों को लेकर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन समाज में रहने के कारण उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना है, और विवाह के लिए उन्हें इन लोगों की दकियानूसी सोच को भी स्वीकार करना पड़ता है। ये उस समय की बातें हैं जिस समय लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं माना जाता था, कि वो अगर अधिक पढ़ ली हैं तो उन्हें सही नहीं माना जाता था, कि अब ये सर पर चढ़कर नाचेंगी। अब रामस्वरूप जी ने अपनी बेटी को जब बीए करा तो दिया था, लेकिन विवाह योग्य होने पर उसके लिए उन्हें लड़का ढूंढना था। उनकी मजबूरी थी कि समाज में रहते हुए उन्हें लड़की का समय से ही विवाह करना था। अब इसी मजबूरी के चलते वो इन दकियानूसी विचारों को, कि इन बाप बेटों के, कि वकील साहब और उनके बेटे शंकर के, इन दकियानूसी विचारों को भी चुपचाप सहन कर रहे थे। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि इनके नौकर ने बताया कि बाहर कोई आया है। रामस्वरूप जी बाहर जाकर देखते हैं तो गोपाल प्रसाद जी और उनका बेटा शंकर उमा को देखने के लिए आ जाते हैं। उनका वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं, गोपाल प्रसाद की आंखों से ही लोक चतुराई टपकती है, अर्थात वो बहुत चतुर चालाक इंसान हैं, जो कि अनुभवी लगते हैं, कि उन्हें अनुभव है कि किस तरह से बात करनी है यहाँ जाकर, कि इन सब बातों का, इन सामाजिक ज्ञान का उन्हें पूरा अनुभव है।
लेकिन उनका जो लड़का है वो व्यक्तित्व विहीन लगता है कि उसकी आवाज़ भी पतली है, साथ ही साथ वो सिर्फ अपने पिता के पीछे बोलने वालों में से ही है। उसकी झुकी हुई कमर और उसकी पतली और खिस्साहट भरी आवाज़ ही उसकी विशेषता है कि इतने सारे गुण होते हुए भी रामस्वरूप जी मजबूर हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये रिश्ता अगर पक्का हो जाए तो उनकी बेटी का विवाह हो जाएगा, कि उस समाज में उन्हें एक लड़की के पिता को अपनी लड़की का विवाह करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनके कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप जी जब शंकर से पूछते हैं कि उसकी तो पढ़ाई का इस बार आखिरी साल होगा, तब शंकर उन्हें बताता है कि नहीं, अभी 2 साल शेष हैं, कि अभी 2 साल और बचे हैं, मैं 1 साल का मार्जिन लेकर चलता हूँ। अब मार्जिन लेकर रखता हूँ कि अर्थात या तो वो फेल हो गया होगा। तब उसके पिता गोपाल प्रसाद जी सफाई देते हुए कहते हैं कि 2 साल इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत बीमार हो गया था और बीमार होने के कारण इसका 1 साल खराब हो गया था। रामस्वरूप जी लड़की का पिता होने के कारण अत्यधिक विनम्रता दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा, आप लोगों का भाई सेवक हूँ। और दोनों रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी बातें करने लगते हैं और उनकी बातों का विषय होता है अपने ज़माने की, अपने पिछले ज़माने की तारीफ और इस ज़माने की बुराइयाँ की इसमें कमियाँ निकालना। गोपाल प्रसाद जी अपने ज़माने को याद करते हुए कहते हैं कि वो इस जवान उम्र में स्कूल में से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाया करते थे और फिर भी खाने के समय उन्हें भूख लगती थी कि उनकी पाचन शक्ति इतनी अच्छी थी। और उस ज़माने में जबकि इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, न खेल की इतनी सुविधा थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत थी, इतनी अच्छी थी कि इतना कुछ खाने के बाद भी उन्हें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और पढ़ने लिखने का फिर वो बताते कि जब मैं पढ़ता लिखता था तो एक बार अगर मैं पढ़ने बैठ जाता था तो लगातार 12 घंटे पढ़ लेता था, कि आज के समय की तरह नहीं कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही बच्चे थक जाते हैं। उस समय में 12 घंटे लगातार बैठकर पढ़ लिया करता था। और हमारे ज़माने के जो मैट्रिक पास हैं, आजकल का कोई एमए किया हुआ भी हो, वो भी उनसे अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकता। कि जो हमारे ज़माने के लोग थे, उन्होंने मैट्रिक करने के बाद भी आज भी जो वो अंग्रेजी लिखते हैं वो इन एमए पास से अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। रामस्वरूप जी सिर्फ उनकी बातों का समर्थन करते हैं और वो बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी किसी भी बात से वो बुरा मान जाएं और नाराज़ हो जाएं और रिश्ता ना हो। अब बातचीत में ही गोपाल प्रसाद जी कहते हैं चलो अब बातें तो बहुत हो गई, अब हम बिजनेस की बातचीत कर ले जाएं। अब बिजनेस शब्द सुनते ही पहले तो रामस्वरूप जी थोड़ा सा चौंक जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि वो बिजनेस जो है शादी की बातों को कह रहे हैं, कि शादी के समय पर कितना खर्च होगा, कितना दान दहेज दिया जाएगा, उस दान दहेज को वो बिजनेस कह रहे हैं। वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अभी बातचीत हो जाएगी, आप इस सब चीज़ों की चिंता ना करें, पहले आप लोग नाश्ता करें। जब वो अंदर पहुंच जाते हैं कि अपनी बेटी को लाने के लिए, तो उस समय गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे से बात करते हैं और बातचीत में ही आपस में ये सलाह कर लेते हैं कि इनकी हैसियत है वो तो बहुत अच्छी है, बेकार नहीं है, अब ये पता लग जाए कि भाई लड़की कैसी है फिर देखते हैं। और साथ ही साथ वो अपने लड़के को बार बार कहते हैं कि सीधी कमर करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, इस शब्द को वो बीच में ही छोड़ देते हैं। अर्थात उन्हें भी अपने लड़के की जो कमियां हैं, कि वो व्यक्तित्व विहीन है, कोई भी अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है, उन्हें भी सब पता है, लेकिन तब भी वो आगे कुछ नहीं कह पाते और उसे सीधा बैठने के लिए कहते हैं। वापस आकर रामस्वरूप जी उन्हें चाय पिलाते हैं, तो तब भी वो अपने ज़माने की पुरानी चाय और आज की चाय में अंतर करते हैं कि विलायत चाय जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि नया फैशन है ये, लेकिन मुझे तो वैसी ही चाय पीनी पसंद है जैसी हमारे समय में बनाई जाती थी। बातचीत करते करते ही वो अपनी मानसिकता की, स्त्रियों के प्रति उनकी क्या मानसिकता है, इसका प्रदर्शन भी कर देते हैं। वो कह देते हैं कि अगर सरकार को टैक्स लगाना है तो सरकार को टैक्स लगाना चाहिए खूबसूरती पर, कि उसके स्टैंडर्ड का माफी उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए और इसका निर्णय स्त्रियों पर ही छोड़ देना चाहिए, कि वो अपने आप ये तय करें कि वो कितना टैक्स देंगी। तो स्त्री है, हर औरत अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगवाएगी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इस तरह से वो स्त्रियों का मजाक उड़ाते हैं। उनकी विशेषता का पता लगता है कि वो स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करते। उनका बेटा खुद उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाता है कि जब रामस्वरूप जी पूछते हैं कि उसको लड़की कैसी चाहिए, तब वो कह देता है कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, कि चाहे वो कैसे भी खूबसूरत बने, चाहे क्रीम पाउडर लगाए
या वो वैसे ही खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए। और बातचीत में दोनों बाप बेटा बताते हैं कि हमने तो पहले ही बता दिया था आपको, हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, उसमें कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पढ़ी हुई है तो मैट्रिक तक पढ़ी होनी चाहिए। और शंकर भी उनकी बात का समर्थन करता है कि हमें कोई नौकरी तो करवानी नहीं है, कि ये काम तो लड़कों का होता है, कि पढ़ने का नौकरी करने का लड़कों का काम होता है। अगर हम बहुएं भी पढ़ी लिखी ले लेंगे तो फिर इन अकल के ठेकेदारों से और क्या, लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है कि कोई इनसे पूछे जाकर, कि समाज के उन लोगों से जो कि लड़कियों की पढ़ाई की तरफदारी करते हैं, कि क्या एक ही बात है? ये एक बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई करना और नौकरी करना, काबिल बनना, ये लड़कों का काम है, औरतों का नहीं। क्योंकि अगर वो भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेंगी और राजनीति पर चर्चा करने लगेंगी तो घर के काम कौन करेगा? और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। कि वो ये मानते हैं कि समाज पुरुष प्रधान समाज है और उसी की चलनी है, तो स्त्रियों को उनसे दबकर रहना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कुछ नियम, कुछ बातें ऐसी हैं जो इस दुनिया में, इस संसार में सिर्फ आदमियों के लिए होनी चाहिए, कि औरतों के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे पढ़ना लिखना, कि ऊंची पढ़ाई अगर उच्च शिक्षा देनी है वो सिर्फ लड़कों को दी जानी चाहिए। नौकरी करना, ये सारे कार्य उनके हैं, और स्त्रियों का कार्य है कि वो घर पर रहकर घर के घरेलू कार्य करें। उन सभी की बातें भी हो ही रही होती हैं कि उमा कमरे में पान लेकर प्रवेश करती है, वो सबको पान देती है और उसके बाद वहाँ पर बैठ जाती है। उमा जब कमरे में प्रवेश करती है, उसे देखकर शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है, और दोनों उसके सोने की रिम वाला चश्मा देखकर चौंक कर बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप समझ जाते हैं कि ये लड़की का अवगुण मानेंगे, कि ये तो इनके लिए ऐसी चीज़ हो गई कि उन्हें चश्मे वाली लड़की नहीं चाहिए, कि चश्मा लगा नहीं होना चाहिए लड़की की आंखें, उसकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये इसका चश्मा लगा हुआ नहीं है, ये तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, कि इसकी आंखों में थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए डॉक्टर ने ये सलाह दी कि आप चश्मा लगा कर रखो, इसलिए इसने चश्मा लगाया है। लेकिन इसकी नज़रें कमज़ोर नहीं है, ये चश्मा इसे नहीं लगा हुआ है। गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं ऐसा तो नहीं कि ये अधिक पढ़ती लिखती हो, कि पढ़ने लिखने की वजह से इसके चश्मा लगा हो? कहते नहीं, ये सिर्फ कुछ समय के लिए लगा है, कुछ समय बाद ये हटा दिया जाएगा। तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और उसको बैठकर कहते हैं अच्छा बेटी, इसके अलावा बताओ कि भाई तुम्हें और क्या क्या आता है। वो उसकी चाल, उसका चेहरा, इन सब को देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, कि भाई चाल में भी कोई खराबी नहीं है, इसकी चाल ढाल सब ठीक है, देखने में भी सुंदर है। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। वो कहते हैं अच्छा, तो तुम कुछ गाना बजाना भी कर लेती हो, कि कुछ संगीत वगैरह की शिक्षा भी तुमने ली हुई है, कि कुछ आता है तुम्हें गाना? तो रामस्वरूप जी कहते हैं हाँ, ये सितार और बाजा ये दोनों बजा लेती है, और साथ ही साथ उनके गीत भी गा लेती है। और वो उमा को इशारा करते हैं कि वो सितार उठाकर गाना गाए। उमा सितार बजाती है और साथ ही साथ वो मीरा का गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। गाते गाते वो इतनी तल्लीन हो जाती है कि इतना उस संगीत में खो जाती है कि अचानक जब वो ऊपर उठाकर देखती है तो उसकी आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती है और वो उसे पहचान जाती है। पहचानने के बाद तुरंत ही वो गाना रोक देती है। वो उठकर अंदर कमरे की तरफ जाने लगती है। गोपाल प्रसाद जी को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं अभी थोड़ी देर और रुको। गोपाल प्रसाद जी के कहने पर, ये बार बार उनके आग्रह करने पर वो वहाँ रुक जाती है और चुपचाप बैठी रहती है। वो उसकी और गुणों के बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई सिलाई कढ़ाई वगैरह कर लेती है या नहीं। और रामस्वरूप जी अपनी बेटी की प्रशंसा में कि हाँ सब कुछ काम ना ये इसी के ऊपर है, ये बहुत अच्छी सिलाई करती है। और उनके ये पूछने पर कि कुछ तुमने इनाम विनाम भी जीते हैं, तो वो उमा कुछ जवाब नहीं देती, बिल्कुल शांत वो चुपचाप बैठी रहती है। तो रामस्वरूप जी सफाई देते हैं कि शर्मा रही है, कि इसको शर्मा रही है, लज्जा के कारण ये आपको जवाब नहीं दे पा रही है। गोपाल प्रसाद जी को गुस्सा आता है। उनको लगता है कि अच्छा हम पूछते जा रहे हैं और ये कोई जवाब नहीं दे रही है। तब उमा बार बार उनके कहने पर, अपने पिता के कहने पर जवाब देती है कि कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना कि मेरी स्थिति, कि मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी स्थिति तो उस कुर्सी मेज की तरह है जिसको कि
खरीदार खरीदने जब आता है तो दुकानदार उसके सामने कुर्सी मेज बिछा देता है कि आप देखो, इस आपको जो पसंद है वो ले जाओ। उसी प्रकार आप मुझे देखने आए हैं, आपने ये नहीं पूछा कि मेरी भी कोई इच्छा, मान सम्मान हो सकता है या नहीं। तो उसी प्रकार उस ग्राहक की तरह ही आप हैं कि मुझे आपके सामने बिठा दिया गया है। आपको लगता है कि लड़कियों का दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती कि आपकी जो इस तरह की बातें हैं, जो आप ये देख रहे हैं, जो मेरे अंदर कमियां निकाल रहे हैं या जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, क्या उससे मुझे दुख नहीं हो रहा? क्या हम लड़कियां भेड़ बकरियां होती हैं कि आप हमें इस तरह से, कि जब आप लड़की देखने आए हैं तो इस तरह से देख रहे हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरियां हैं, कि कोई पशु हैं, कि जिन्हें जब कसाई आता है तो वो अच्छी तरह से देखभाल करके कि भाई उसके काम की है या नहीं, ये देखकर अच्छी तरह से उनको जांच परख कर तब खरीदता है। गोपाल प्रसाद को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आपने क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? तब उमा को अब उससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, उसको गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज आवाज़ में बोलती है कि आपको तो ये बेइज्जती लग रही है, लेकिन इतनी देर से आप जो ये नाप तोल कर रहे थे, कि मुझसे इस तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो क्या वो प्रश्न सही थे? अगर आपको कुछ पूछना है तो पहले अपने बेटे से पूछिए कि इन्होंने क्या किया था पिछली बार, कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूम रहे थे और वहाँ से इनको किस तरह से पिटाई करके भगाया गया था। उनकी बात को सुनकर गोपाल प्रसाद जी पूछते, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा भी बिल्कुल बिना डरे निडर होकर कहती, हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, और ना ही आपके पुत्र की तरह मैंने ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है कि मैं ये जानती हूँ कि मेरा इज्जत और मेरे घर परिवार की क्या मान सम्मान है, मैं उसका ध्यान रखती हूँ। आपके बेटे की तरह नहीं हूँ जो लड़कियों के हॉस्टल के पास में ताक झांक करता हुआ था, लड़कियों को देखता हुआ पाया गया था। अब गोपाल प्रसाद जी इन सब बातों को सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा रामस्वरूप जी को बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, कि तुमने तो कहा था कि लड़की एंट्रेंस पास है, लेकिन इसने तो बीए किया हुआ है। और वो अपने लड़के की कमी ना देखते हुए उन्हीं के ऊपर क्रोधित होने लगते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, कि हमें झूठ बताया है कि लड़की कम पढ़ी लिखी है, और वहाँ से गुस्सा करते हुए क्रोध में जाने लगते हैं। तो उमा उन पर फिर कि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए फिर कहती है, हाँ हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगा लीजिएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। अब इन सब बातों को सुनकर गोपाल प्रसाद जी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बेबसी भरा गुस्सा है कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनको पता है कि उनके लड़के के अंदर ये कमी है, और शंकर रुआसा हो जाता है कि वो जैसे रोने वाला हो, इस तरह का उसका चेहरा बन जाता है। कि लड़की का विवाह के लिए जो रिश्ता आया था वो वापस चला गया, पता नहीं लड़की का रिश्ता कैसे होगा। इन चिंताओं से ग्रसित होकर निराश रामस्वरूप जी वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब उमा भी चुप हो जाती है कि अब तक तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो अपने स्वाभिमान को नहीं कुचल पाई थी, और इस कारण उसने ये जवाब दे दिया था। लेकिन जब वो अपने पिता की स्थिति देखती है तो वो भी चुप हो जाती है और अंदर कमरे में जाकर रोने लगती है। और प्रेमा जो उमा की माँ है वो भी घबरा जाती है और बाहर आकर अपने पति से कहती है कि अंदर कमरे में उमा रो रही है। और यह सुनकर रामस्वरूप जी खड़े हो जाते हैं कि वो उठ जाते हैं, आखिर वो भी तो अपनी पुत्री से प्यार करते हैं। तो वो उसे मनाने के लिए कि वो चुप हो जाए, ये कहने के लिए खड़े होते हैं कि उसी समय उनका नौकर रतन जो कि मक्खन लेने गया हुआ था वापस आ जाता है, और इसी के साथ ये एकांकी समाप्त हो जाती है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक हमें यही बताना चाहता है कि समाज की जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो वो सड़ी गली परंपराएं हैं, जिनके कारण हमारा समाज प्रगति नहीं कर पा रहा है, उन्हें समाप्त होना पड़ेगा, उन्हें लचीला होना पड़ेगा, कि उनमें कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है। और अगर उनमें सुधार नहीं किया गया तो ये वैसी हो जाएंगी जैसे बिना रीढ़ के मनुष्य। इस एकांकी में शंकर एक ऐसा ही व्यक्तित्वहीन लड़का है जिसकी अपनी कोई राय नहीं है, उसकी दृष्टि में स्त्रियों का कोई मान सम्मान नहीं है, उसका कोई चरित्र नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास का अभाव है। और ऐसे व्यक्ति समाज में उसी प्रकार हैं जैसे शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के बेकार होता है, कि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार
उसकी अपनी कोई राय नहीं है, इसलिए समाज के लिए ऐसे लड़कों का कोई महत्व नहीं है। वो समाज के लिए एक अभिशाप है। हमारे समाज की जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, उसे भी लचीला होना चाहिए और समय के साथ साथ उसमें भी परिवर्तन होने चाहिए। जो परंपराएं, जो रीति रिवाज हम मनुष्यों का भला नहीं करती, उनमें परिवर्तन आवश्यक है, उनको बदलना पड़ेगा। अगर उनमें परिवर्तन, उनमें बदलाव नहीं होगा तो ये हमारे समाज के लिए हानिकारक होंगी। आशा है आपको ये एकांकी स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।